कल दिन भर आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर रहे। सबसे पहली चीज जो मैं समझना चाहूंगा कि कल 21 अगस्त और उसके पहले जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को भी हमने सभी लोगों ने जाकर के ग्राउंड से कवर किया था। एक चीज जो मैं फंडामेंटल डिफरेंस समझना चाहूंगा, डे 1 पे थे आप वहां भी और डे 1 पर कल भी थे। कल की स्थिति एकदम बिल्कुल सीजेपी प्रोटेस्ट से एकदम इतर बिल्कुल अलग दिखाई दी। एकदम मूड में थे कि सरकार समझ रही हो कि हम इसे ऐसे ही रखने देना चाहते हैं, चलने देना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, हम दबाव बनाएंगे। मैंने ये तक कहा था कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम बदलना चाहेंगे तो आपका विकल्प कौन होगा? राहुल गांधी। वो राहुल गांधी के नाम पर भड़क गए। अच्छा, एक ने तो गाली दे दी। अरे मुझे नहीं बोला चाहिए, वो शब्द बोल दिया राहुल गांधी के लिए। मतलब सिस्टम के खिलाफ तो थे वो, लेकिन वो सभी भाजपा सपोर्टर थे। अधिकांश, मैं सभी भी नहीं कह सकता हूँ, अधिकांश कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑन रिकॉर्ड, आप हमारी रिपोर्ट जाकर के देखेंगे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं इस पद पर रहा हूँ, इस पद पर रहा हूँ, और मैं पिछले 3 बार से मोदी को वोट कर रहा हूँ। जो आर्गुमेंट है कोर, वो इस चीज का है, आरक्षण को खत्म करने का या उस व्यवस्था को खत्म करने का नहीं है। वो तो हमेशा किसी भी समाज में किसी ना किसी रूप में वो एग्जिस्ट ही करने वाला है। बात है कि वो सही ढंग से सही रेस्पेक्ट तक पहुंचे और उसका लाभ उसे मिल सके। वो लैंड क्रूजर से चल रहा है, वो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, जहाज से चल रहा है। मैं चंद्रशेखर रावण की आप ले लीजिए, आप कैसे आजाद, हाँ सॉरी वो कहने मुकदमा कर देते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद, तो आप उन्हीं की ले लीजिए। अभी हमने देखी पिछले दिनों में कितनी लग्जरी गाड़ियों के साथ में उनके फोटोज आ रहे हैं सामने। इतिहास इस बात के लिए उसे याद रखेगा, इतिहास इसलिए उसे याद रखेगा और रखना चाहिए कि उसने एक बहस को शुरू किया जिसमें सड़क पर लोग आए और अपनी बात रखने का जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी नुकसान पहुंचाए, हाँ, उस तरह का कोई ड्रामा क्रिएट किए, उन लोगों ने अपनी बात को रखने की कोशिश की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया, और मेरे साथ में चर्चा में शामिल हैं मेरे साथी रिपोर्टर केशव मालान। चर्चा का जो मुख्य विषय है वो 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आरक्षण के उसमें रिफॉर्म को लेकर के, उसमें बदलावों को लेकर के, यूजीसी के जो रिफॉर्म्स हैं उसको वापस लेने के जो तमाम मुद्दे हैं जो पिछले 1 साल से, जब से अगर हम कहें एक टाइमलाइन मानने की कोशिश करें तो यूजीसी का जो बिल आया के बाद जो मुखर हुई आवाज और एक लंबे वक्त से जो आरक्षण में रिफॉर्म्स की बात करने वाली आवाजें थी वो तमाम एक साथ मिली और कल जंतर मंतर पर एक भीड़ इकट्ठा हुई। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और तमाम मांगों को लेकर के उन लोगों ने प्रदर्शन किया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोगों ने अपनी बातें रखी। केशव मालान जो ऑप इंडिया के रिपोर्टर हैं, अलग अलग जगहों पर आप उन्हें देखते हैं बात करते हुए, वहां भी जाकर के उन्होंने बात करी। मैं अगर इस कन्वर्सेशन को शुरू करना चाहूं अपने अनुभव से, तो जब इस पूरे आंदोलन की बात शुरू हुई थी कि आरक्षण में किसी तरह के रिफॉर्म की बात होगी, और उसको लेकर के मेरा व्यू पॉइंट था कि भीड़ इकट्ठा ही नहीं हो पाएगी, लोग आ ही नहीं पाएंगे। मेरा बहुत एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था कि नहीं हो सकता। आरक्षण को लेकर के बहस जब होती है तो लोग डिमोटिवेटेड होकर के ही बहस शुरू करते हैं, लेकिन कल जो कुछ हुआ वो अपने आप में अप्रतिम था, अनएक्सपेक्टेड था, जो उस तरह से सामान्य रूप से उम्मीद नहीं की जाती है। इसलिए जो रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और जो रिपोर्ट्स हैं उनको आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन एज अ रिपोर्टर जो उन्होंने फील किया उस चीज को समझना और उस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि अब ये एक नया तरीके का आंदोलन शुरू हुआ है। जो कल की तारीख है 23 अगस्त की, उस दिन भी एक कॉल है और आने वाले दिनों में भी कई अलग अलग संगठनों ने इस चीज को लेकर के कॉल दी हुई है, बेसिकली जो आरक्षण में रिफॉर्म है और साथ ही साथ यूजीसी का जो बिल है उसको लेकर के। तो केशव जी, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा, तो स्वागत है आपका इस चर्चा में जी। कल दिन भर आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर रहे। सबसे पहली चीज जो मैं समझना चाहूंगा कि कल 21 अगस्त और उसके पहले जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को भी हमने सभी लोगों ने जाकर के ग्राउंड से कवर किया था। एक चीज जो मैं फंडामेंटल डिफरेंस समझना चाहूंगा, डे 1 पे थे आप वहां भी और डे 1 पर कल भी थे, क्या अंतर नजर आया दोनों प्रोटेस्ट के बीच में आपको? दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर ये दिखाई दिया कि जब सीजेपी का जो पहले दिन का जो प्रोटेस्ट था तो उसमें जब हम गए थे तो लगभग 10 बजे के आसपास हम पहुंचे थे, और इसमें भी हम 10:30 के आसपास, 10:30-11 के बीच में हम पहुंचे थे। तो दोनों में अंतर ये था कि वो एक सोशल मीडिया से उसकी शुरुआत हुई थी और हर कोई उससे ऐसे आंक रहा था कि जब इंस्टाग्राम पर उसके 20 मिलियन फॉलोवर हैं तो यहाँ भीड़
20,000 तो मिनिमम, मतलब आप ये आइडिया था। और उस हिसाब से वहां पर मीडिया कवरेज के लिए वहां लोग आए हुए थे। सभी लोगों ने अपने कैमरे तैनात किए हुए थे कि हाँ बहुत मतलब कुछ भी बड़े छूटे स्तर ना। हाँ, बड़े स्तर पर मीडिया कवरेज के लिए वहां पर इंतजाम थे और मीडिया बड़ी सोशल मीडिया के ज्यादातर लोग थे। और हुआ भी ये था कि पहले दिन, कि जब पहले दिन ऐसा हुआ कि ये क्या है, मतलब 20 मिलियन फॉलोवर और वहां 2,000 लोग नहीं। ग्राउंड पर मीडिया वालों से कम हो गए हाँ, प्रोटेस्टर। और वहां ये था कि हम जिसको पकड़ रहे हैं वो बोला अरे भाई मैं तो मीडिया वाला हूँ। मतलब स्थिति हमारी ये हो गई थी कि हम जिसको भी पकड़ रहे हैं हम सोच रहे हैं ये तो इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये हो सकता है स्टूडेंट होगा, लेकिन जैसे ही हम उससे बात कर रहे हैं तो बोला अरे भाई मैं तो मीडिया वाला हूँ। तो ये स्थिति थी। लेकिन कल एकदम उलट था। और ये समझिए कि सीजेपी प्रोटेस्ट की तैयारी हमारी पहले से थी कि हमको कवर करना है क्योंकि बड़ी भीड़ आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माहौल बना हुआ हाँ, था 15-20 दिन से, एकदम जोर लगाया जा रहा था कि अमेरिका से कोई आएगा और अचानक से क्रांति को जन्म दे देगा। और इसमें एकदम उलट था। इसकी हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। हमें था कि हाँ कुछ लोग इकट्ठा होंगे, जैसे कि अभी 3-4 दिन पहले भी हुआ था कि एक दिवसीय धरना होगा, वहां किसी को ज्ञापन देंगे और वो अपनी मांग रखेंगे, जैसे कि जंतर मंतर पर आए दिन होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है। और हम जाएंगे, उसको कवर करेंगे और अपना चले आएंगे। लेकिन कल की स्थिति एकदम बिल्कुल सीजेपी प्रोटेस्ट से एकदम इधर बिल्कुल अलग दिखाई दी। वो क्या लोग थे, क्या वही कि हम लगभग 11 बजे के आसपास जब वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उस प्रोटेस्ट में सीजेपी वाले में कोई रोक टोक नहीं थी। जो लोग आ रहे हैं वो जत्थे के साथ खुला दरबार था, वो खुला दरबार था, पहुंच रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम ये था कि सभी सीमाएं, जब मैं पहुंचा था तो सभी जंतर मंतर की सीमाएं सील थी। जितने रास्ते जाते हैं वहां पर एकदम ऐसा नहीं था कि थोड़ा सा रास्ता खोला हुआ है किसी को जाने, नहीं बिल्कुल नहीं। मतलब प्रोटेस्ट में शामिल होने वालों की बात तो छोड़ ही दीजिए, मीडिया वालों को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। जो पहले एंट्री हो गए थे शुरुआत में, पता नहीं कितने बजे हुए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साथ में मुझे लग रहा है कि कम से कम 50-60 लोग मीडिया वाले थे जो गेट पर खड़े होकर के अधिकारी से आर्गुमेंट कर रहे थे कि भाई हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, हम तो कवरेज करने के लिए आए हैं। तो नहीं, बहरहाल हम भी उसी में शामिल थे, लेकिन कैसे भी दाएं से हमने एक सीनियर अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा आप दाएं से पीछे होकर ऐसे निकल जाइए। यानी कि उसमें भी हमें अलग थोड़ा सा, क्योंकि हमने जब रास्ता आपको आरक्षण मिला, एकदम हमें भी वहां एक छोटा सा आरक्षण पता नहीं कैसे समझ के दिया उन्होंने हमें। बहरहाल हम एंट्री कर गए, लेकिन अंदर जाकर के देखा तो भीड़ बड़ी संख्या में थी, जो कि हमें उम्मीद नहीं थी। आप क्या ऑफिस से जब निकले कि हाँ चलिए अब चलना है, क्या उम्मीद, क्या एस्टिमेशन लगा के गए थे कि क्या ग्राउंड पर देखने बस ये कि एक सामने मंच होगा, जैसे कि 3-4 दिन पहले हमने देखा था, परशुराम सेना करके कोई था कि उन्होंने एक बैनर लगाया, परशुराम दल जो भी है, पीछे एक बैनर लगाया हुआ है, मंच है और उस पर पदाधिकारी बैठे हैं और सामने जो आ रहा है अपनी मांग रखेगा, मीडिया से बात करेगा, बात खत्म। इतना ही हम सोच के गए थे। उसमें कितनी 100-200 लास्ट 500 वो तो बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। और मुझे लग रहा है कई बार आपने भी कॉल करके मुझे पूछा था कि कितने 100-200 500 नहीं भाई, यहाँ हजारों की भीड़ है। और स्थिति ये रही कि जैसे जैसे, क्योंकि वो नाराज थे, पुलिस प्रशासन बार बार ये कह रहा था कि आपको अनुमति यहाँ नहीं है और आप रामलीला मैदान जाइए। वो इस बात से भी नाराज थे कि ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रामलीला मैदान की कोई अनुमति है ही नहीं। और यही हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय चढ़ता गया, भीड़ इतनी बढ़ती गई कि वो फुल हो जाता है। और आखिरकार में प्रशासन को तंग आकर आप कह सकते हैं, कैसे भी उनको लगा कि अब भीड़ बढ़ गई है, अभी कंट्रोल से बाहर नहीं हो सकती है। भर गया एकदम बाहर की हिस्सा की बात कर रहा हूं अभी मैं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइड की बात नहीं कर रहा हूं। उसपे तो एकदम ब्लॉक था। उसमें तो ये था कि जो अर्ली मॉर्निंग को 4 बजे 5 बजे जो 30 40 50 100 200 जो लोग अंदर पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाहर जो भीड़ फुल हो गई थी। जो मेन बिल्डिंग सामने रक्षा मंत्रालय की, शायद गृह मंत्रालय की जो बिल्डिंग है, उसके सामने से वहां तक फुल था। तब उन्होंने बैरिकेड खोला, ये लगभग शायद मुझे लग रहा है 1 बजे के आसपास की बात रही होंगी, जब उन्होंने बैरिकेड खोला और अंदर जाने दिया। बहरहाल कल भीड़ उतनी थी, अब अगर अनुमान लगाएंगे तो मुझे लग रहा है 4 से 5 हजार। और 4, हाँ बिल्कुल एकदम 4 से 5 हजार, तो मैं बहुत सामान्य संख्या बता रहा हूँ। और मुझे लग रहा है देर शाम तक तो ये और ज्यादा संख्या, जो शाम के विजुअल्स आए उसमें फिर दिखने लगा, हाँ, एकदम एक भीड़ फैली हुई भीड़ दिखाई दे रही थी कि हाँ वो एक जगह इकट्ठे लोग नहीं थे, बहुत पॉकेट्स में। लेकिन इसमें गौर करने वाली अनुराग जी बात यह है कि जैसे कि उस पहले प्रोटेस्ट में सीजेपी वाले में हम किसी से बात कर रहे तो क्लियर नहीं था। वो बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग रहा था, लेकिन क्यों है, कैसे है, क्या उसका इतिहास है, किस तरह की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी बात थी कि उसमें कोई छात्र ही नहीं था, तो इसलिए वो सही से बातचीत अपनी बात रख नहीं पा रहा था। मैं अपना अनुभव बताऊं तो जैसे मैं लोगों से वहां बात कर रहा था उस दिन, तो उस दिन किसी को आइडिया ही नहीं था वो क्यों आया हुआ है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई तुमने कौन सी परीक्षा दी, तो अब्बा डब्बा जब्बा वाली स्थिति उसकी है, संविधान क्या है, तो वो वीडियो वाली एकदम। और उसके अलावा भी जो लोगों से बात करें तो वो बेसिकली एक
पॉलिटिकली मोटिवेटेड जिन लोगों को एक लंबे वक्त से लगता है कि हाँ मोदी को हटाने का कोई रास्ता निकले तो कोई बात हो तो हम उस भीड़ में शामिल हो जाए, उस टाइप की वो भीड़ थी। उसमें स्टूडेंट्स या अपने कोर इशू क्या लेकर के आए हैं उस चीज की कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसमें तो ऐसे भी कई लोग थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो मांग रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री कौन है यहाँ तक नहीं पता था। ये पोजीशन थी। लेकिन इसमें आप देखिए आरक्षण के एक तो ये था कि इस पूरे भीड़ का जो कल 21 अगस्त को हमने देखा कि इसमें कोई चेहरा नहीं था। भले ही कॉल हर्ष दुबे नाम के एक व्यक्ति ने दी थी, इसके बाद सब अलग अलग संगठनों ने दी थी, जो सवर्णों के संगठन है अलग अलग, और देश में जितने भी अलग अलग राज्यों से सब ने अलग अलग कॉल दिया हुआ था और वो अपने स्तर पर आए हुए थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि ये केवल हम इसके कहने से आए हैं, कि हर्ष दुबे के कहने से आए। इस पर मैं आऊंगा, पहले मैं नेचर को समझना चाह रहा हूँ जहां से आपने बात शुरू करी। नेचर की बात थी, वहां पर लोग जो थे उनको आइडिया ही नहीं था क्या था। इस भीड़ को देख यहाँ हम जिससे भी बात कर रहे थे, एक तो वो क्लियर था कि हम स्लोगन तो लिखा हुआ है, पोस्टर तो लिखा हुआ आरक्षण हटाओ, लेकिन आरक्षण के विरोध में नहीं थे। वो आरक्षण की नीति के विरोध में थे कि इसको जातिगत नहीं बल्कि इसको आर्थिक आधार पर दिया जाए। और एक और बात थी कि वो किसी भी जाति के खिलाफ नहीं थे। जैसे कहा जा रहा है कि भाई ये तो सवर्ण है तो ये SC ST OBC के खिलाफ में है, किसी भी ऐसे आंदोलन से बिल्कुल नहीं आती है। किसी विषय पर बात हो रही है तो किसी के खिलाफ जरूर नहीं है लोग, उनका बार बार ये था। और इवन आप थोड़ा सा और गहराई से सोचेंगे तो उन्होंने यहां तक भी कहा था कि हम जो सही में हकदार हैं SC ST OBC में, जो सही में हकदार हैं, हम उनके पक्ष की लड़ाई लड़ने के लिए सवर्ण आए हुए हैं। अगर आप इसको सही से गहराई से देखेंगे तो उनका ये था, क्योंकि जिसको हक मिलना चाहिए उसे तो मिल ही नहीं रहा है। आर्गुमेंट ही कोर वही है, एकदम वही था कि हम आरक्षण के खिलाफ में नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से आरक्षण मिले। जिस तक पहुंच नहीं पा रहा है, जो बेचारा आज भी उसी हाल में है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, ब्राह्मण हाई कास्ट हो सकता है, OBC हो सकता है, SC हो सकता है, तो उसको आरक्षण का लाभ जो हर जातीय वर्ग जिसको भी आरक्षण मिला उसके भी अंदर एक जो सवर्ण सो कॉल्ड तैयार हो गए हैं। बिल्कुल बेसिकली वही था कि इनको हटा करके जो एक्चुअल में जिनको जरूरत है बिल्कुल उनके लिए वो बात क्लियर थी। वो बात क्लियर थी, आरक्षण के विरोध में नहीं थे, लेकिन इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। और क्रीमी लेयर वाली जो बात थी वो सभी में लागू हो, केवल OBC में ना होकर के वो SC ST जैसे आरक्षण दे तो क्रीमी लेयर, ताकि वो एक जो लास्ट वो है आखिरी व्यक्ति जो है जो उसका एक्चुअल में हकदार होना चाहिए। जो कोर आर्गुमेंट है आरक्षण के पीछे की जो पिछड़ा है, जो सबसे गरीब है, जो जिस तक रिसोर्सेज नहीं पहुंचे हैं। वो एग्जांपल दे रहे थे, BR गवई को क्या जरूरत है? अगर BR गवई को आरक्षण का लाभ मिला तो उसके बाद में उनके बच्चों को उनको क्यों उन्हीं के नाम, अगर एक ठीक है उनका मुख्य धारा में आए। मेन बात ये है ना इसकी कि मुख्य धारा में आना और सरकारी जो एक उसमें सिस्टम में प्रतिनिधित्व सामाजिक व्यवस्था है उसमें एक जो लेयर है उसको आप क्रॉस सभी का प्रतिनिधित्व सभी का हो, उसमें इसलिए आरक्षण का लाभ की बात कही जाती है। बहरहाल तो कल क्लियर था। एक और सबसे बड़ी बात कि उनके निशाने पर कोई नहीं था। क्या क्या नारे थे, किस तरह की बातें थी? नारेबाजी थी नहीं, केवल इतना था आरक्षण और UGC बैकरोल की जो बात चल रही थी, UGC कानून जो रोल बैक कि जो वापस लेने की जो बात चल रही थी, ये दो मांगे थी। दो के अलावा तीसरा कुछ नहीं था। सरकार के खिलाफ में कोई नारेबाजी नहीं थी। वो हाँ एकदम मूड में थे कि सरकार समझ रही हो कि हम इसे ऐसे ही रखने देना चाहते हैं, चलने देना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा, हम दबाव बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे। एक और तीसरी बात कि ज्यादातर मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मोदी विरोधी था वहां एकदम। मतलब वो सरकारी मतलब सिस्टम के खिलाफ तो थे वो, लेकिन वो सभी भाजपा सपोर्टर थे। अधिकांश, मैं सभी भी नहीं कह सकता हूँ, अधिकांश कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑन रिकॉर्ड आप हमारी रिपोर्ट जाकर के देखेंगे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है, मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं इस पद पर रहा हूँ, इस पद पर रहा हूँ, और मैं पिछले 3 बार से मोदी को वोट कर रहा हूँ, मोदी सरकार को वोट कर रहा हूँ, मोदी के लिए वोट कर रहा हूँ। तो वो समर्थक थे, चिंतक थे, वो ये भी कह रहे थे वो हमारे हैं, हम उनके हैं, लेकिन हम लड़ेंगे उनसे। मैंने ये तक कहा था कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम बदलना चाहेंगे तो आपका विकल्प कौन होगा? लेकिन राहुल गांधी, वो राहुल गांधी के नाम पे भड़क गए। अच्छा। एक ने तो गाली दे दी, अरे मुझे नहीं बोला चाहिए, वो शब्द बोल दिया राहुल गांधी के लिए। तो ऐसा भी नहीं था कि वो किसी दूसरी पार्टी के लिए फेवर, बिल्कुल नहीं। एक चीज क्लियर था कि इशू बेस्ड था पूरा मुद्दा, उसमें व्यवस्था के वो अंधे होकर के किसी चीज का हाँ इसको हटा देना, उखाड़ के फेंकना, उसके लिए वो सरकार को जगाना चाहते हैं, इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, एकदम क्लियर था, और दबाव भी बनाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। यहीं से एक चीज जो मुझे समझ में आई कि उस भीड़ को आपने नेचर पढ़ा, बात करी, सारी चीजें करी, भीड़ आई कैसे?
ये चीज हाँ। एक बड़ा सवाल है। लोग अभी भी, जैसे आपने कहा हजारों का नंबर था, हाँ। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी भीड़ आएगी, क्योंकि ना कोई ऐसा सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जो नैरेटिव चलाया या मूवमेंट चलाने की बात करी, लेकिन उसका जो अगर हम रिसीव होता हुआ देखें कि एक किसी व्यक्ति केंद्र, चाहे वो हर्ष दुबे का नाम लिया, किसी का नाम लिया आपने, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल हो, उसके कॉल पर क्या कोई कह रहा था कि मैं इसके बुलाने पर आया हूं, फलना हैंडल से हूं, या कुछ ऐसी चीज जो होती है? नहीं, इसका तो आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब हर्ष दुबे वहां पहुंचे थे तो उनके साथ में बमुश्किल 15 से 16 लोग थे। अगर किसी को ये लगता हो कि हर्ष दुबे के कॉल पर ही आए, हर्ष दुबे ही ये भीड़ लेकर के कोई भी व्यक्ति नेता था, नॉट मतलब हम हर्ष दुबे को नहीं टारगेट करके कह रहे हैं। एग्जैक्टली कोर आर्गुमेंट ये है कि जैसे सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो बात कही गई कि 20 मिलियन फॉलोअर का एक हैंडल था, उसने सब कुछ किया और उसने सब कुछ ला करके खड़ा कर दिया, और सारा एंड क्रेडिट अंततः यही हुआ कि जो भीड़ आई थी उस प्रोटेस्ट में, सीजेपी प्रोटेस्ट में, वो भीड़ कहां गई, उसमें किसने क्या किया, वो सभी गायब हैं। उनमें से किसी का नाम हमको नहीं पता, हमको आशुतोष राणा, सौरभ दास और अभिजीत दीप का ही नाम पता है, जो डे वन से लीडरशिप सो कॉल्ड तैयार हुई। इसमें कोई जबरन की लीडरशिप थी, लोगों के बिल्कुल नहीं थे, वो सिंपल तरीके से आते हैं। मुझे दो बड़े एक नाम दिखाई दिए चेहरे जो इससे संबंधित थे, एक तो हर्ष दुबे और एक अनिल मिश्रा जो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश जो थे, और उन दोनों के साथ में ही ऐसे ही थे, 15-20 लोग उनके साथ थे, 15-20 लोग, और दोनों के पीछे मीडिया लगे हुआ था, वो बाइट लेने की कोशिश कर रहा था, मीडिया की चेहरा मिल जाए थंबनेल पे या कहीं दिखाने के लिए। बात ये थी कि हमने जितने लोगों से बातचीत की, कोई लखनऊ से आया है, एक तो ग्रुप ऐसा था जो राजस्थान से सीकर से आया था, वो करनी सेना के थे, मतलब ज्यादातर इसमें संगठन थे और वो अलग अलग थे, वो लोकल लेवल पर जो काम करने वाले लोग, कोई जिला अध्यक्ष हूं मैं फलाने संगठन का, मैं ढकाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं ढकाने का प्रदेश अध्यक्ष हूं, तो इस टाइप के वो लोग थे और अलग अलग संगठन के लोग ज्यादा मिले। हमें ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चलाया प्रॉपर, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी एक कॉल नहीं थी। उसमें जो लोग थे, जैसे अयोध्या से भी लोग आए हुए थे, अपने गांव के स्तर पर यहाँ लोगों ने राय मशविरा किया कि हाँ चलो जी बात होने जा रही है, तो एक बस बुक करके 50 लोग आ गए। जब मैं वहां से निकल रहा था, मेरे से एकदम परिचित व्यक्ति टकराते, उनके आप, और वो पता चला कि वो पड़ोसी गांव, हमारे पड़ोसी गांव से हैं, और वो कई लोगों को लेकर के आए। जब मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ हैं, मैं भी यहाँ आया हूँ। तो कई मेरे आसपास के गांव के, अलीगढ़ टप्पल के आसपास के गांव के लोगों भी वहां पहुंचे थे, यानी कि वो ऐसे ही रैंडम, वो कोई किसी संगठन से जुड़ा हुआ है तो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं था कि कोई रैली है या कोई किसी ने बस की व्यवस्था की है या आप वहां चल रहे हैं, कोई किसी से आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है। ये तो तब था कि जब यहाँ बैरिकेड सुबह जंतर मंतर पे चारों तरफ रास्ते इसके रोके हुए थे, तो निश्चित तौर पर ये जो एक भीड़ थी वो एकदम, लेकिन सबको पता ये था कि हमारी मांग ये है, कोई ऊल जरूर बेस्ड थे लोग। हाँ, कोई गाली गलौज नहीं किया। सबसे अच्छी बात क्या थी कि वहां पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ था, सेना फोर्स तैनात थी, किसी से भी कोई असभ्यता नहीं थी, कोई उनके खिलाफ कोई टारगेट करने वाली चीज नहीं थी, क्योंकि सीजेपी प्रोटेस्ट में हमने दो ही लोगों को टारगेट करते देखा था, मीडिया को और जवान को, फोर्स के लोगों को टारगेट किया गया था। यहाँ किसी को नहीं, जिसको कवरेज करनी करिए, जैसे करनी है ऐसे करिए, लेकिन कोई अवरोध नहीं। वहां से जो मैंने वायरल जितने वीडियो देखे, उसमें एक तो हनुमान चालीसा के पाठ के वीडियो देख लिए, हाँ किया था कुछ लोग, जय श्री राम के नारे का वो देख लिया, वंदे मातरम देख लिया, भारत माता की जय देख लिया, यही सारे नारे निकल के, भारत माता की जय, सोचिए प्रोटेस्ट में भारत माता की जय का नारे लग रहे थे, और मतलब वो नेचुरली लग रहे थे। वो अपने आप को ये नहीं कि पीछे से सेना को गाली देकर के आ रहे हैं और उसके बाद अपना जो है फ्रंट दिखाने के लिए भारत तिरंगा लेकर के सेना को गाली दे रहे हैं, जिस डंडे में झंडा लगा हुआ है उसी डंडे का उलट करके फिर सेना के ऊपर हमला, बिल्कुल ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज जो मैं अब समझना चाहूंगा कि आपको क्या दिखाई दिया, जो जहां से हमने बात शुरू करी थी कि किसी के विरुद्ध में, या जैसे जो जातिगत रूप से जब भी कोई जुटान होता है तो उसमें बहुत लोगों को ये उम्मीदें होती हैं कि किसी ना किसी के खिलाफ तो गाली गलौज होगी, किसी ना किसी जातीय वर्ग के खिलाफ में कुछ ना कुछ तो बोला जाएगा। जैसे जब आरक्षण के ऊपर बहस होती है तो उस बहस में बहुत सिंपली आउटराइटली ये कह दिया जाता है कि अगर कोई आरक्षण में किसी तरह के रिफॉर्म या सुधार की बात कर रहा है तो प्राइमरली वो जो है ये कह रहा है कि जो बाकी जातियां हैं उनके खिलाफ हैं, और हम जिस ग्रुप से आते हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग से आते हैं, जिस भी वर्ग से आते हैं, वो एक ग्रुप बन जाता है और बाकी लोग एक ग्रुप बन जाते हैं। मतलब आरक्षण वर्सेस आरक्षण ना पाने वाले लोगों का एक समूह बन जाता है और उसके बीच में कन्फ्रंटेशन दिखा दिया जाता है। वहां इस तरह की चीज थी कि जो आपने पहले एक लाइन में क्लियर किया कि किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जा रहा। बिल्कुल। लोगों के इश्यूज क्या थे, क्या चीजें थी, आरक्षण में जो सुधार की बातें थी वो कैटेगोरिकली अगर मैं समझना चाहूं तो किन किन मुद्दों पर वो कह रहे थे कि हाँ हमें ये चीज सुधार। बिल्कुल, आरक्षण को लेकर के बात बार बार हमारे उस वीडियो में भी ये बात आई है। उनका ये था कि आरक्षण मिल रहा है, हमें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन योग्यता से
क्यों कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? एक किसी भी टेस्ट के लिए आप किसी की सीट दे रहे हैं जाति के आधार पर दीजिए, लेकिन उसमें जो मेरिट जो लगाई जा रही है, ऐसा थोड़ी है कि कोई नहीं आएगा तो इसलिए हम भर लेंगे क्योंकि SC/ST का कोई नहीं आया है, एक व्यक्ति आया है। वीडियो में -40 वाली बात वही है। 90-40 कि एक किसी व्यक्ति के 90 नंबर हैं और एक के 40 नंबर हैं, -40 तो उसका नंबर आ जा रहा है क्योंकि वो SC/ST से आया है, तो आरक्षण का लाभ लेकर के आया है क्योंकि सीट भरनी है। तो वो ना हो, और एक व्यक्ति ने तो ये एग्जांपल भी दिया था, अगर वो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर के भर्ती होता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कुछ भी बनता है, कल को पुल गिरेगा, कितने लोग मरेंगे? और कभी स्क्रूटनी नहीं, उसमें कौन मरेगा? हाँ। उसमें कोई योग्य व्यक्ति भी मरेगा, कोई नेता भी हो सकता है, पुल गिरेगा तो उसमें डॉक्टर आरक्षण पाने वाला भी हो सकता है, ना पाने वाला भी हो सकता है, दोनों। एक एग्जाम्पल लेके हो सकता है कोई विवेकानंद हो उस पुल के, केवल किस लिए? क्योंकि आरक्षण का लाभ उसे दिया गया था। तो उनका ये भी क्लियर था कि आप आरक्षण के आधार पर सीटें तय कर लीजिए, लेकिन उसमें उस कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, मतलब योग्यता में, क्वालिटी, हाँ हो, योग्यता में अगर 90 पे मेरिट है तो रखिए उसे, ठीक है ना। तो इस आधार पे उनका ये वो था कि 90 नंबर वाली और जो -40 वाली जो बात, 2-3 बातें जो अगर मतलब वही बात होती है कई बार आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, -40 से समस्या नहीं है। अब वही चीज कहा जाए कि आरक्षण का इतना कोटा है, उसमें जिसने जो नंबर पाया उसको कर लिया जाए, लेकिन अगर रैशनली हम बात करने की कोशिश करें और उस चीज को देखने की कोशिश करें कि मतलब मेरे हाथ में अगर फोन है, मेरा अधिकार है कि हाँ मुझे कहा गया कि मुझे फोन मिलना चाहिए, मुझे फोन मिल गया, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि इसकी तरफ स्क्रीन है और मुझे पता है कि इस तरफ से चलाते हैं, इस आधार पर मुझे फोन चलाना नहीं चाहिए ना, कि बस मेरा प्रदत्त अधिकार है कि मैं फोन चला सकता हूं, इसलिए मुझे स्क्रीन भी उल्टा पलटा नहीं पता, उसके बाद किया जाए। ये एक चीज रही। दूसरी चीज जो कोर आर्गुमेंट है कि जो चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे OBC हो, चाहे ST वर्ग हो, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो प्रभुत्वशाली हैं, संपदा संपन्न हो चुकी हैं या हैं। कई ऐसी जातियां हैं, चाहे वो SC में जाएंगे, आप ST में जाएंगे या OBC में जाएंगे, और अधिकतर को, स्पेशली अगर OBC कैटेगरी में जाएं हम, तो बहुत सारी जातियों को वक्त वक्त पर आंदोलनों के आधार पर, दबाव के आधार पर, या तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के आधार पर, वोट बैंक की राजनीति और आर्गुमेंट, जो अगर कहें तो जो आरक्षण के 75 वर्षों को अगर हम देखें तो शुरुआत आरक्षण की हुई इस तरह से कि वो एक सामाजिक उत्थान का माध्यम बनेगा, और आज की परिस्थिति में अगर हम आकर के देखेंगे तो वो सामाजिक उत्थान बहुत पीछे रह जाता है। बेसिकली उसमें एक चीज जुड़ गई है कि किसी तरह से कोई वर्ग नाराज ना हो जाए, इस वजह से इस विषय को छूना नहीं है। वो मतलब एक तरह से उसी को बना दिया, अछूत बना दिया गया, उस अपने आप में टॉपिक को ज्वलनशील बन गया है। वो ऐसा है, छूना नहीं, जल जाएगा, कुछ ना कुछ समस्या हो जाएगी। इन लोगों का जो मुद्दा था वो क्या किसी सॉल्यूशन की तरफ देख रहे थे कि हल क्या होगा, कैसे इस चीज को हल कर सकते हैं? कोई सॉल्यूशन प्रपोज करता हुआ दिखाई दिया आपको? नहीं, सॉल्यूशन तो यही था कि उन्होंने अंबेडकर का एक बाबा साहब अम्बेडकर का एग्जांपल भी दिया कि उन्होंने 10 साल की शुरुआत में जो बात कही थी, तो और जो आप ये कह रहे थे कि भाई SC ST OBC उसमें एक वर्ग ऐसा है कि जिसको लाभ नहीं मिल रहा है, डोमिनेट कर रहा है, हाँ, और एक जो है और एक है जो लगातार पाया जा रहा है, और वो बहुत छोटा ग्रुप है, एकदम जो पाने वाला ग्रुप है, हाँ, वो बहुत छोटा है, एकदम सीमित है। जैसे मेरे गांव में है करीब 40 से 45 घर ऐसी समाज के लोगों के हैं। मुझे नहीं पता है कि आज तक किसी को उसमें से सरकारी नौकरी मिली हो, हाँ, उसमें से आज तक किसी ने कोई अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया हो, हाँ, या उसको ये पता भी हो कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। लेकिन वहीं से मैं निकल करके किसी और क्षेत्र में जाऊं तो कुछ ऐसे SC के ही और वर्ग हैं, उनमें एक गांव में चले जाइए तो 15 सरकारी नौकरियां हैं, 15 चीजें मिल गई हैं। वो कैटेगरिकली कास्ट विद इन कास्ट में अगर हम जाएंगे तो दोनों अलग अलग जातीय वर्ग हैं। तो कुछ ऐसे किसी आप क्षेत्र में राजस्थान में चले जाएंगे तो कुछ ऐसे SC के अंदर ही आने वाले जातीय वर्ग हैं जो बड़े जो है जमींदारी के लेवल के उनके पास साधन संपन्न है, और मेरे गांव में जो बैठे हुए SC वर्ग के, आपके गांव में या किसी भी गांव में बैठे हुए हैं, उनके 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों ने आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं पाया। उनको पता भी नहीं कि आरक्षण का लाभ एक्चुअल में लिया कैसे जाना है, या उसके लिए कोई इंफ्रा उस तरह का तैयार हुआ हो कि हाँ उन तक पहुंचे वो लाभ। लेकिन यहाँ बैठा हुआ एक वर्ग है जो है वो आराम से लाभ लेकर चला जा रहा है। इसके लिए सबसे बड़ा उनका यही एक राय मशवरा था कि इसमें क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए सभी में, जिससे कि मान लीजिए 8 लाख से ऊपर का अगर कोई इनकम पा रहा है तो वो उसमें नहीं आना चाहिए। मतलब उनका अलग अलग यही था कि वो एक निर्धारित हो जाए क्रीमी लेयर, जो आरक्षण देने का एक तरीका है भाई, उसके पास अगर कोई गाड़ी है या फिर जमीन है, जायदाद है, या जो भी है वो एक निर्धारित हो जाए, भले ही वो SC ST समाज से आता हो, लेकिन वो तय हो जाए, क्लियर हो जाए, हाँ वो क्लियर हो जाए, जिससे कि वो लाभ ना ले पाए जिसको लाभ मिल गया है और जो मुख्य धारा में है या फिर बना हुआ है, लेकिन उसको लाभ मिलना चाहिए उसी जाति से दूसरे व्यक्ति जिसको लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो वो था उनका, और दूसरा आरक्षण वाली
आर्थिक आधार पे, वो तो बात आई गई उसकी। तो और बार बार वो तो एग्जांपल दे भी रहे थे। एक ने तो कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसकी परिभाषा कब तय होगी कि फलाना समाज मुख्य धारा में आ चुका है। वो लैंड क्रूजर से चल रहा है, वो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, जहाज से चल रहा है। मैं चंद्रशेखर रावण की ही आप ले लीजिए, आप कैसे आजाद, हाँ सॉरी वो कहने पे मुकदमा कर देते हैं। अच्छा हाँ। चंद्रशेखर आजाद, तो वो आप उन्हीं के ले लीजिए। अभी हमने देखी पिछले दिनों में कितनी लग्जरी गाड़ियों के साथ में उनके फोटोज आ रहे हैं सामने, और विदेश यात्रा और ये सब वो चल रहा है। तो क्या वास्तव में आरक्षण की जरूरत है उनको? तो ऐसे एग्जाम्पल उनके सामने कई थे, कई बड़े बड़े नाम थे जो उन्होंने सामने रखे थे। अच्छा, एक चीज और, मैं उससे थोड़ा राजनीतिक, अगर जो बात हुई शुरू में कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लोग थे जो या तो कह रहे थे कि हम वोटर कभी रहे हैं, या तो हम किसी रूप से संगठनात्मक रूप से रुके रहे हैं, जुड़े रहे हैं। बाकी राजनीतिक दल, कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी हुई, या अन्य जो राजनीतिक दल हैं, अगर हम आसपास के क्षेत्र में बात करें, कांग्रेस या किसी भी दल से अगर बात करें, क्या उनके लोगों से कोई समर्थन या कुछ उन लोगों का जिक्र आया, कांग्रेस का, सपा का, या किसी और दल का? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपी में भी हमने, जैसे लखनऊ से जो आए थे, तो उनका भी ये नहीं था मन के आप मान लीजिए कोई सरकार चुनाव नजदीक हैं तो क्या आप सत्ता परिवर्तन, तो उस पर बात ही नहीं कर रहे थे। बोला नहीं, मतलब कोई विकल्प ही नहीं है, वो तो कोई है ही नहीं। लेकिन हाँ, चेतावनी जरूर दे रहे थे वो बार बार, सरकार को चेतावनी दे, अगर आपने इस पर विचार नहीं किया, इस पे विचार नहीं किया तो जरूर हम कुछ भी विचार करेंगे। लेकिन नाम के तौर पर पहले से क्लियर नहीं थे कि हम या तो अखिलेश भैया को चुन लेंगे, या राहुल गांधी को चुन लेंगे, या किसी मायावती को, किसी को भी चुन, ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो प्रेशर बनाने का एक उनका वो था। अच्छा, और जैसे अब उस प्रोटेस्ट से हम थोड़ा सा बाहर निकले, इंटरनेट और मीडिया के उस नैरेटिव में जाएं, किसी राजनीतिक दल ने, जो हमने कहा कि विपक्षी, चलिए भाजपा के ऊपर तो वही सरकार में है, उसी से लोग मांग कर रहे हैं, बाकी विपक्षी दल जो हैं वो क्या इसके किसी भी तरह से इस पर बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो हर चीज में नवाचार, रिफॉर्म और ये सारी चीजों की बात करते हैं, कि वामपंथी हुए, चाहे जो सभी संगठन हुए, वामपंथियों का विशेष तौर पर मैं बात करूंगा, कि वामपंथी किसी भी चीज में हमेशा कुछ नया होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ रिफॉर्म की बहुत सारी बातें वामपंथी आमतौर पर करते हैं। क्या इसमें किसी वामपंथी को आपने प्रोटेस्ट के अंदर या फिर प्रोटेस्ट से बाहर इंटरनेट के ऊपर इस मांग का, इस बात का कि इस पर एटलीस्ट बहस तो की जानी चाहिए? जैसे वामपंथियों को तो हमेशा रहता है कि कोई भी चीज तर्क से बाहर नहीं है, कोई भी चीज बहस से बाहर कैसे रख सकते हैं, बहस तो होनी ही चाहिए। क्या किसी ने ये जो बात आई बिल्कुल सही आई कि वामपंथी जो ग्रुप हैं, संगठन हैं, वो एक ही बात करते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, तो हम गरीबों के हक में हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अडानी अंबानी के साथ में नहीं है। तो ये तो बिल्कुल यहाँ यही तो लड़ाई है। लेकिन यहाँ पे ना तो आइसा वाले थे, ना किसी दूसरे वामपंथी संगठन के कोई ग्रुप थे, नेहा बोरा भी कोई, मतलब हम मौजूदगी तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि यहाँ तो लोग वो सही, बात तो यही है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। वो उस ग्रुप के अंदर भी यही फॉर्मूला अगर लगाएं आप, तो जिस अगर कास्ट विद इन कास्ट की हम बात करें कि इसी ग्रुप के अंदर जो आने वाली 1000, 2000, 5000 जातियां, भारत में लाखों जातियां गिनने में आ जाती हैं, तो उसके अंदर जो हजारों जातियां हैं, उसके अंदर यही समस्या तो है। तो कल तो एक ग्रुप जो है वो 2-4 जातियों का ग्रुप है, वो सारे लाभ उसके यहाँ जाके सर्वे करवा लो आप, तो सरकारी नौकरियां उन्हीं के पास है, सारी चीजें उन्हीं के पास हैं। और एक ग्रुप है जो 70-75 साल आरक्षण के हो गए, उसको पता ही नहीं है, वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ही लेकर के और उसकी पूजा करते ही घूम रहा है। ये कल उसके अलावा पता ही नहीं है कि एक्चुअल में बाबा साहब की मूर्ति से ज्यादा जरूरी उनके विचार हैं। उनके विचारों के आधार पर जो चीजें डेवलप हुई इस देश में, आरक्षण की जो प्रावधान बना, उसका लाभ मिलना उसे चाहिए, उस तक ये बात पहुंचने ही नहीं दी गई। तो ये तो कल क्लियर हो गया कि भाई इससे पहले भी हमने एक्सपोज किया था, हालांकि भाई पहली बार नहीं है कि हमने इससे पहले सीजे प्रोटेस्ट में और झारखंड वाले हैं प्रोटेस्ट में हमने आइसा वालों को, जो वामपंथी गैंग है, संगठन है, उनको हमने एक्सपोज किया था कि कैसे वो अपनी एजेंडा चलाते हैं और कैसे अपनी रोटी यहाँ सेकते हैं राजनीति के लिए, सरकार को टारगेट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कल ऐसा कोई संगठन नहीं था, और यहाँ तक इवन कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं था। गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, इसके लिए कहते हैं हम शोषित, वंचित और इन सब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। काशीराम जी के सपनों का हम भारत बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि बार बार यहाँ बात आ रही समीक्षा की। और फिर एक और मैंने तो ये भी कहा था कि भाई ये सबको पता है, जैसे कि इससे पहले जब आरएसएस के मोहन भागवत जी ने जब एक बार कहा था कि समीक्षा की बात कही थी, केवल उस पे ही कितना बड़ा देश के अंदर बवाल हुआ था कि जगह जगह आगजनी हुई थी, हिंसा हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, और उसके आगे मिस इन्फॉर्मेशन की पूरी ड्राइव चला दी, एकदम आरक्षण खत्म करना चलाया था। राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने साफ सरकार पर
लगातार आरोप लगाए थे कि संविधान को ही खत्म कर देगी भाजपा अगर फिर से आ जाती है तो। ये लेकर के और ये पूरा एक नैरेटिव चला, और इस चीज को बड़े गंभीरता से समझना चाहिए कि कोई भी देश, कोई भी समाज महान तभी होता है जब वो अपने आप को लगातार एटलीस्ट उसमें एक्सपेरिमेंट करता रहता है, उसमें देखता रहता है और इंट्रोस्पेक्शन करता रहता है कि हमारे समाज में जो चीजें चल रही हैं क्या वो सही चल रही हैं। एक रिव्यू किया जाए कि हाँ भाई यहाँ गड़बड़ी है, उस चीज को ताकि टैप किया जाए, ताकि साइंटिफिक फार्मूले से उस चीज का लाभ दिया। आरक्षण का जो पूरा क्राइटेरिया है, जैसे किसी भी जाति को अगर आरक्षण मिलता है जो ओबीसी कैटेगरी में समय समय पर जुड़ती गई है जातियां, उनके आधार पर उनमें तो एक पूरा 150 क्राइटेरिया बनाए जाते हैं कि उसमें चेक किया था खेती बाड़ी, सामाजिक प्रतिष्ठा, शिक्षा का स्तर, समानता का अवसर, हिस्टोरिक उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, सारी चीजों के आधार पर एक एनालिसिस होता है। उसके बाद ये तय किया जाता है कि हाँ जी ये जाति जो है इस कैटेगरी में माना जाएगा कि ये पिछड़ी है, और उसके आधार पर उसे कह दिया जाता है कि हाँ ये जो है अब इसको पिछड़े वर्ग का लाभ दिया जाएगा, उस आरक्षण के कोटे में उसे दिया जाएगा। इसका समर्थन सभी लोग करते हैं, इसका राजनीतिक लाभ सभी लोग लेते हैं। लेकिन सेम वही चीज जब इस बात की जाती है कि दूसरे ढंग से भी तो आप करिए ना, कि अगर 30% एक ग्रुप को आरक्षण मिला हुआ है, एक वर्ग को आरक्षण मिला हुआ है, 75 वर्षों के अंदर उस 30% के अंदर जो 100% लोग हैं, उस 30% आरक्षण का लाभ पाने वाले जो 100% लोग हैं, क्या उसमें 5% वर्ग है जो उस 30% का मलाई खा रहा है और बाकी 95 जो है बस केवल ताली बजाने के लिए वहां रख लिए गए हैं, या 95 तक भी कोई लाभ पहुंच रहा है? ये निश्चित है कि अब ये ऐसे ही इसकी नहीं समीक्षा की बात कोई करने वाला नहीं है। और जो आर्गुमेंट है कोर वो इस चीज का है, वो आरक्षण को खत्म करने का या उस व्यवस्था को खत्म करने का नहीं है, वो तो हमेशा किसी भी समाज में किसी ना किसी रूप में वो एग्जिस्ट ही करने वाला है। बात है कि वो सही ढंग से सही रेस्पेक्ट तक पहुंचे और उसका लाभ उसे मिल सके। मुझे लगता है यही मोटा मोटी बात यही एकदम बिल्कुल सही है कि अब ये बात तय है कि अब ये यूं ही नहीं चलेगा, क्योंकि 70 साल से चला आ रहा है, 80 साल से चला आ रहा है, तो सेक्रेट बना दिया गया। हाँ, ये जो है बहुत अब वो नहीं होने वाला, निश्चित है। और कल को कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कल को जेनजी, इसमें तो हम नहीं कह सकते इसको तो, लेकिन कल को हाँ जेनजी का क्या था, कुछ लोग थे जेनजी जिनको कह दिया जाता है। सीजेपी में तो खैर 90 साल के 80 साल के जो बुजुर्ग आए थे वो भी कहते हम भी जेनजी, हम भी जेनजी। इसको जेनजी का नाम नहीं दिया गया, बल्कि इसमें युवा थे, इसको लेबल करने की कोशिश ही नहीं की गई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या वो जो टैग नहीं दिया गया, जो 25-30 साल 28 साल के जो ग्रुप हैं, जो 15 साल से लेकर के 25-30 साल का जो वर्ग है, जो मोटा माटी तौर पर अगर ट्रेंडिंग वर्ड में कह दिया, अगर आपको घोषित ही करना है तो ये तो जेनजी, असली जेनजी है, क्योंकि इसका नेतृत्व अगर हम जो बात कर रहे थे कि कॉल जो था वो हर्ष दुबे का था, जो तो अभिजीत दीपके से तो कम ही उम्र रही होगी। हाँ, अभिजीत दीपके तो जेनजी नहीं है ना। वो तो भाई 40-45 तो फिर वो जेनजी प्रोटेस्ट बन जाता है। और जो भीड़ भी थी, मुझे जो चेहरे दिख रहे थे, उसमें एक तो भीड़ थी जो 45 है, दीपक सौरभ दास रहा या वो रहे कि इनमें से कौन सा जेनजी है, कोई नहीं, लेकिन उसके बाद उसको टैग दे दिया गया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ बड़ी संख्या में युवा थे, यहाँ बुजुर्ग थोड़ी नहीं थे, बुजुर्ग थे, ठीक है, सब जो संगठन के लोग जैसे जैसे आते हैं, जैसे जैसे शामिल हैं, अध्यक्ष हैं या पदाधिकारी हैं, ठीक है, लेकिन वही है कि कैसे किसको। एक चीज और, कि क्या यहाँ सिर्फ जो अधिकतम संख्या आपको दिखाई दी सिर्फ दिल्ली के लोग थे, या अलग अलग भारत के और आसपास के जो 4-6 राज्य हैं प्राइमरली, जहां से आना दिल्ली सुलभ है, आसान है कि 10-5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, वहां से आई हुई ज्यादा भीड़? नहीं, मैं तो कहता हूँ दिल्ली के ही नहीं थे यहाँ। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ इस बात को कि यूपी से थे, राजस्थान से ज्यादा थे, एमपी से थे, पंजाब से भी लोग थे, हरियाणा से ये लोग थे। तो ऐसे करके आसपास के जो हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं, लगभग सभी से भीड़ थी जो थी, क्योंकि संगठन के लोग ज्यादातर उसमें थे, संगठन के लोग ही उनको लेकर के आए थे। और कोई चीज जो आप कहना चाहें, कन्वे करना चाहें मैसेज जो आप? मैं यही, जो मैंने कल मूड दिखाई दिया, जो मैं बार बार आपको बता रहा था कि हम सामान्य उम्मीद लेकर के सोच कर गए थे जाएंगे, कवरेज करके आ जाएंगे, लेकिन कल हमें पूरे दिन वहां रहना पड़ा। उसके बावजूद स्थिति देर रात तक और संख्या बढ़ती रही और दबाव बनाने का जो क्रम था सरकार पर वो चला। तो उनके मूड को देख करके एक बात तो तय है कि अब ये ऐसे ही नहीं चलेगा आरक्षण। सरकार को निश्चित तौर पर इस पर विचार करना होगा, गंभीरता से विचार करना होगा। जो बार बार जो समीक्षा की बात की जा रही है, इस पर समीक्षा करनी होगी, चाहे सरकार को करनी हो या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़े कि किसको और कैसे आरक्षण का लाभ दिया जाए, और वास्तव में आरक्षण का लाभ उस वर्ग तक जिसके लिए सब कहते तो हैं लेकिन पहुंचता नहीं है, उस तक पहुंचे, उसका आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। तो मूल मुद्दा जो इस पूरे, अगर मैं चर्चा से निकाल के ला कर, फिर मैं एक और कह रहा हूँ चेतावनी के रूप में, जो ये लोग कह रहे थे कि चेतावनी निश्चित है, इसका इफेक्ट फिर सरकार पर, आगामी चुनाव पर वो भी पड़ेगा। तो जो मैं ओवरऑल चीज निकाल के अगर समझने की कोशिश करूं, तो एक
बहुत वर्षों से जिस चीज को लेकर के बात करते रहे हम लोग, और एक नाउम्मीदी सी हो गई कि इस विषय पर तो बात हो ही नहीं सकती है। आरक्षण कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो भारत का जो संवैधानिक दायरा है, जिसमें चर्चा की स्वतंत्रता होती है, बात करने की स्वतंत्रता होती है, रिफॉर्म करने का स्कोप होता है, उसी के अंदर रखी हुई व्यवस्था है। लेकिन अन्य राजनीतिक कारणों से और एक ऐसी व्यवस्था हमारे भारत के अगर राजनीतिक इतिहास में देखें तो बना दी गई कि उस पर तो बात हो ही नहीं सकती, उसमें सिर्फ जुड़ सकता है, निकल नहीं सकता है। लेकिन कल के जो हम अगर प्रोटेस्ट को कहें तो इतिहास इस बात के लिए उसे याद रखेगा, इतिहास इसलिए उसे याद रखेगा और रखना चाहिए कि उसने एक बहस को शुरू किया जिसमें सड़क पर लोग आए और अपनी बात रखने का जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी नुकसान पहुंचाए, हाँ, उस तरह का कोई ड्रामा क्रिएट किए उन लोगों ने अपनी बात को रखने की कोशिश करी। और हमने रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको वहां जो हो रहा है उसको दिखाया, और उसके बाद एज ए रिपोर्टर जो केशव मालान ने, ऑफ इंडिया के रिपोर्टर, जो उन्होंने वहां पर जाकर के देखा और अन्य प्रोटेस्ट के साथ में जो कंटिन्यूअसली, चूंकि भारत में सीजन चल रहा है कह सकते हैं प्रोटेस्ट का, तो उस सीजन के जो है सबसे अच्छे जो फसल उसकी खेती काटने वाले लोग हैं उनमें से एक ही हैं। इन्होंने झारखंड से लेकर के दिल्ली तमाम प्रोटेस्ट को कवर किया और उसके आधार पर एक एनालिसिस अपना प्रेजेंट किया, उस पर हमने बात करने की कोशिश करी। आपको ये चर्चा कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, और साथ ही साथ आपका इसमें क्या, इस कन्वर्सेशन में जो विषय रहे उससे इतर, उससे जुड़े हुए आपकी जो राय हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में साझा करें। फिलहाल इस संवाद के लिए हमें दें इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मेरे साथी केशव मालान हैं। आप ऑफ इंडिया देख रहे थे, धन्यवाद।